Good evening to all of you. Good evening. A very good evening to all of you. सभी को good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A good evening to all of you. Very good evening to all of you. Good evening. ठीक है, सभी को good evening. एक बार वॉइस एंड वीडियो दोनों बता दीजिए क्लियर है या नहीं, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं. Good evening to all of you. Good evening, good evening. ओके चलिए, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करने हैं. चलिए ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं आज हम क्लास में क्या पढ़ेंगे. March 2020 यानी 17 मार्च 2020. हाँ बिल्कुल रिमझिम जी, हाँ यूजलेस कमेंट को नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है ना. तो 17 मार्च 2020 ये तो आज की डेट है. तो आज लाइव क्लास में आप मेरे को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है. हाँ बॉबी जी चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे. तो चैप्टर ही तो चल रहा है मेरे भैया. ये जो कंप्यूटर का डायग्राम हमने बनाया था, देखो पहले मैं बता दूं आज हम क्लास में क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे. एक तो आज हम समझ लेंगे रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है, और दूसरा हम समझेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में. तो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है रजिस्टर्स का या फ्लिप फ्लॉप का, तो वो आपसे छूटेगा नहीं, या आप उसे अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. एक तो आप अटेम्प्ट करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये भी बताएंगे. और आवाज गूंज रही है, थोड़ा दूर कर ले रहा हूं, ठीक है. और दूसरा उस क्वेश्चन का आंसर भी आप सही करेंगे. सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. देखो भैया कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि ना सर चैप्टर वाइज कराइए, तो मैं चैप्टर वाइज ही कराऊंगा. और चल भी रहा है, आप इसको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन मान लो, है ना. ऐसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ही आ जाता है. टॉपिक का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है. अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब हम बात करेंगे तो हमें सारे कंपोनेंट्स के बारे में, हमें किसके बारे में समझना पड़ेगा, कंपोनेंट्स के बारे में. कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, घटक, है ना. और ही बिल्कुल इसके नजदीकी चले जाएं. साउंड क्लियर नहीं है यहां से तो ठीक है, बाकी आप नोट्स नहीं मिले भैया. मेरे नोट्स मिलेंगे थोड़ी, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे. नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर्ड इन क्लास, ठीक है. आपको हिमांशु जी लव यू भाई. देखिए आपको है ना, अजय जी नए हैं, कोई दिक्कत नहीं. देखो नोट्स है ना, मैं एक जल्दी से छोटी सी बात कह के फिर क्लास को शुरू करता हूं. कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने बनाया था सब बताऊंगा, है ना. जब ये पूरा हिस्ट्री जनरेशन वाली चीज चल रही होगी तब उसे पढ़ेंगे हम. सुनो, फिलहाल के लिए नोट्स के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनिए. आपको क्या करना है कि ये वीडियो लाइव चल रही है, ठीक है. अब इस लाइव वीडियो को आप एज इट इज ऐसे ही सुन लीजिए कि क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है. अब इसी वीडियो को दोबारा रिवाइज करना आप. तो जब इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करोगे तब पेन और पेपर लेके है ना आप बैठना और नोट करते आना कि क्या बोल रहे सर, क्या लिखवा रहे हैं, ठीक है. तो रिवाइज बीच बीच में करते रहना, पता चले कि क्लास एंड होने के बाद 1-2 महीने बाद आपको याद आ रही है कि इसको रिवाइज करना है. हाँ एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, ठीक है. समझ में आ रहा है कुछ,
यानी आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। बाकी जो एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, वो पीडीएफ फाइल आपको मिलती रहेगी। सर मैंने एक दिन लेट हो गया, आज पे किया, कोई दिक्कत नहीं था। जो बाकी की क्लास है वो तो है ही है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई कवर हो जाएगा। हाँ विजय जी, ये हो जाएगा। साउंड नॉट क्लियर, एक बार और चेक कीजिए अपने फोन की साउंड क्लियर है नहीं है। तो नोट्स आपको खुद बनाने हैं ना, नोट्स क्या करने हैं, खुद बनाने हैं, खुद बनाने हैं। ठीक है, अब इसके लिए बार बार मुझसे मत कीजिएगा। ब्लू स्टैक से पढ़ने पे बहुत दिक्कत होती है। चलिए कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी है ना करियरविल की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, ताकि आप है ना अपने कंप्यूटर पे भी पढ़ सकें। हाँ, पटवारी के लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कंपोनेंट्स, यानी घटक, है ना। तो वैसे अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल नजदीकी अगर वर्ड बोलें तो भाग भी बोल सकते हैं ना, कि जितने भी कंप्यूटर के भाग हैं उन सब के बारे में हमें क्लियर जानना पड़ेगा, है ना, क्लियर करना पड़ेगा, उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमको, तभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, पंजाब पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आएगा। तो ठीक है, वरुण जी 15 नंबर का आएगा, ठीक है, उसको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स के बारे में जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो यहां मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बताया था। ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्लियर करूंगा। तो ये डायग्राम बनाने का ही मतलब था कि इसमें मुझे रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप्स बताने हैं। ठीक है ना। तो ये मॉनिटर था, ये आपका सिस्टम यूनिट था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो नहीं बोलना है हमको, तो इसे हम कैबिनेट बोल सकते हैं, टावर बोल सकते हैं। और कंप्लीट बॉक्स को जब इसे प्रिपेयर कर दिया जाता है, इसमें सारे कंपोनेंट, सारे हार्डवेयर इसमें रख दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, तो हम इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ये आपका माउस है और ये आपका कीबोर्ड है ना। इतने जो मेन कंपोनेंट्स हमको दिखाई देते हैं वो ये सारे हैं। अब इसको डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि इस बॉक्स के अंदर, जिसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का प्लेट लगा हुआ है, और उस ग्रीन कलर के प्लेट का नाम होता है मदरबोर्ड। क्या है उसका नाम, मदरबोर्ड, या उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी मदरबोर्ड या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जब हमने बाहर निकाला तो पता चला कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का आईसी चिपका हुआ, एक चिप लगी हुई है ना। और उस पर देखेंगे गौर से तो इंटेल लिखा होता है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आप ज्यादा अननेसेसरी कमेंट नहीं, एकदम क्लियर होगा चैप्टर वाइज ही। तो ये जो आपके सामने चिप लगी हुई है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। इसके कई सारे नाम थे, इसको प्रोसेसर, इसको माइक्रो प्रोसेसर, इसको कंप्यूटर का ब्रेन, इसे लॉजिक चिप, माइक्रो चिप, है ना, ये सारे नाम दिए जाते हैं। अब इस सीपीयू की जब हमने बात की तो हमें पता चला कि इसके अंदर 3 पार्ट हैं, सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, 3 भाग हैं। ठीक है, एएलयू, सीयू और एमयू। अब एएलयू जो है यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा सीयू है यानी आपका कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है आपका एमयू यानी मेमोरी यूनिट। अब यहां पर आप एक एक दो पॉइंट लिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा नोट्स बनाने में कि हाँ इनका एग्जैक्टली मीन क्या होता है। मैं एएलयू के बारे में बता रहा हूं, फिर कंट्रोल यूनिट के बारे में बताऊंगा, फिर एमयू, और एमयू में ही हम पढ़ लेंगे किसके बारे में, क्योंकि एमयू का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स का समूह। ठीक है,
तो आप रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रजिस्टर से ही आगे हम, यानी रजिस्टर किससे मिलके बने होते हैं? फ्लिप फ्लॉप से। एक फ्लिप फ्लॉप नाम का सर्किट होता है। फ्लिप फ्लॉप नाम का क्या होता है? सर्किट। अब हिंदी में फ्लिप फ्लॉप को तो फ्लिप फ्लॉप ही बोलेंगे, सर्किट को क्या बोलते हैं? परिपथ, है ना। तो इनके बारे में पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि रजिस्टर से क्वेश्चन क्या आ सकता है। रजिस्टर के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा, तो अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है वो किसी रजिस्टर के बारे में पूछ रहा है, तो वो आप आंसर तभी दे पाओगे जब उसके बारे में आपको नॉलेज होगी या पता होगा। ठीक है, तो मैं हर रजिस्टर के बारे में, हर फ्लिप फ्लॉप के बारे में एक एक दो पॉइंट लिखवाऊंगा। जो लोग, वैसे मैंने बोला अभी क्या ना, आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तब नोट्स बना लेना, है ना, तब लिखते जाना। फिलहाल के लिए अगर कुछ लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अभी इसको नोट्स बना सकते हैं, एक एक दो पॉइंट लिख सकते हैं उनके बारे में, ताकि अगर क्वेश्चन आया तो आप जरूर उसे अटेम्प्ट करेंगे और सही आंसर होगा। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एएलयू की। फटाफट पेन और पेपर ले लीजिए, आज के लिए ले लीजिए, ठीक है ना। दो पॉइंट हैं, एक एक दो पॉइंट है, उनको लिख लीजिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं कि एएलयू का मतलब क्या है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स 8। ठीक है, देखिए सिंपल सा मीन है। अगर आप एएलयू की बात कर रहे हैं तो एएलयू क्या है? एक डिजिटल सर्किट है, यानी एक डिजिटल को डिजिटली बोले, सर्किट को परिपथ बोला जाता है। ठीक है, एक डिजिटल सर्किट है और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो लोग मेरे से नोट्स की कह रहे थे, फटाफट ना इसको नोट करते जाओ। समझ में आ रहा है? नोट करते जाइए। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। तो अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट है वो क्या है? आपके लॉजिक ऑपरेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यादव सर जी की तरह बोलकर लिखवा दीजिए। चलिए तो फिर एक काम कीजिए, ऐसे ही कर लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो लोग लिख रहे हैं फटाफट पेन और पेपर में लिखते जाइए। ये यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं पूरा, ठीक है ना, टॉपिक ही चल रहा है हमारा। तो ये डायग्राम वगैरह सब मैंने समझा दिया है। इसके कंपोनेंट्स, घटक के बारे में आपको बता रहा हूं, ये आपको मैं समझा चुका हूं। सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके 3 पार्ट या 3 भाग होते हैं एएलयू। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, है ना, और ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक तो आप समझते हैं, अंक गणित बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस और तार्किक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी कल और परसों यही करवाया था, पर आप करवाने कहां देते हो, पूरा बीच बीच में बोलते रहते हो। चलिए कोई नहीं, आप पढ़िए, अननेसेसरी कमेंट मत करो, चुप बंद करवा दूंगा सारे कमेंट। और मुझे समझाइए नहीं कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है। हिमांशु जी चुप रहिए, अब कमेंट नहीं आना चाहिए आपका, वरना आपके कमेंट ब्लॉक करवा दूंगा। और सारे लोग चुपचाप अब सुनिए, जो लोग है ना मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अब कमेंट मत कीजिए, वरना पूरे कमेंट ब्लॉक करवा दूंगा। बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट में कमेंट ओपन करवाऊंगा, ठीक है। मैं कमेंट इसलिए ओपन करवा रहा हूं, जैसे अभी अजय जी ने पूछा लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन या डाउट आएंगे तो उनको समझाने में मजा आता है कि हाँ भाई बच्चे ये पूछ रहे हैं और इनको बताना है मेरे को। पर ये अननेसेसरी कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि कैसे पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, तो फिर ब्लॉक करवा दूंगा, कमेंट आपके ओपन नहीं होंगे। दूसरा पूरी क्लास के कमेंट ब्लॉक करवा दूंगा, लास्ट में ही कमेंट ओपन होंगे फिर, है ना। ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए केवल। कमेंट बंद करवाने का देखो मेरा रीजन नहीं है। कमेंट देखो, अभी अजय जी ने जैसे बोला कि है ना सर
लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो ये एक कमेंट आया है, अच्छा क्वेश्चन है, या पूछ रहे हैं वो कि हाँ क्या है, हमें समझ में आ रहे हैं। तो मैं बताऊंगा यहाँ पर, तो अब बाकी सारे लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने ये पूछा, इन्होंने ये बताया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो तो पूछिए साथ के साथ यहाँ पर, ठीक है। देखो अंक गणित यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन तो यही हो गए, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, समझ में आ रहा है। तो ये तो आपके अंक गणित ऑपरेशंस हो गए। लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब ये हो गया एक तरीके से, जैसे कि लॉजिक गेट्स वगैरह के आपने अगर बारे में पढ़ा हो तो उनमें क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर हम एक एक्सॉर गेट की बात करें तो वहां पर है ना, जैसे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, और इसका मतलब ए डैश बी और ए बी डैश, इस तरीके से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस के बारे में देखते हैं। तो वहां पर मनदीप जी बोल रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है, क्योंकि फिर एक मिनट दीजिए मुझे, साउंड एक बार और चेक कर लेता हूं मैं। अब एक बार देखिए, साउंड क्लियर आ रही है, साउंड और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है एक बार, ठीक है। तो बता दीजिए मुझे, है ना, साउंड ही क्लियर है, साउंड, चलिए ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो आपके ये हो गए, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस एक तार्किक ऑपरेशन होता है ना, जैसे कि है ना, अगर आप इसको बात करें तो बुलियन फंक्शन अगर आपने पढ़ा हो, बुलियन फंक्शन, ये बुलियन फंक्शन कौन से होते थे, जो लॉजिक गेट्स पर है। जैसे कि अगर आपने एंड गेट वगैरह ये सब पढ़े हो तो एंड गेट में C इज इक्वल टू A डॉट बी, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इन्हीं को लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह कहा जाता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस ये गेट्स वगैरह क्या है समझ में आएगा आपको, अभी समझ लो। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे कहां डन होते हैं, ALU के अंदर, समझ में आ रहा है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। तो पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कि ये एक डिजिटल सर्किट है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। स्पोर्टी ऋतिक जी 2 दिन से यही हो रहा है, तो भैया फीस वापस लो और यहां रहने की जरूरत नहीं है आपको, समझ में आ रहा है। मोनिका जी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप भी फीस वापस लीजिए, पढ़ाने आप लोग देते नहीं हो, अननेसेसरी कमेंट इतने करते रहोगे, फिर आप बोलते हो ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। क्लास में अगर यहाँ फिजिकल फॉर्म में आप लोग बैठे होते तो क्लास से बाहर कर देता अभी मैं आपको, समझ में आ रहे। 7 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मत समझाइए कैसे पढ़ाना होता है, 2 दिन से यही चल रहा है, तुम्हारे घर पे आगे पढ़ाऊंगा नहीं। 600 रुपए दिए, खरीद नहीं लिया मुझे, समझ में आ रहा है। 600 रुपए दिए हैं, यहां से वापस ना मिले तो आप मुझसे वापस ले लीजिएगा, और ज्यादा परेशान करेंगे कमेंट लिख के, क्योंकि देखो नजर मेरी जाएगी, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके डाउट्स होते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें है ना देखना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है क्या चीज है। तो 600 रुपए में खरीद नहीं लिया है मुझे और करियरवेल को, ज्यादा बकवासबाजी करोगे तो 600 रुपए वापस कर दूंगा, करियरवेल नहीं करेगा तो मैं अपनी जेब से कर दूंगा आपके। मैं नहीं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भी बंद करवा दूं, ला बिल्कुल भी है ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब पूछ पाओगे मेरे से। 2 दिन से यही चल रहा है, 3 दिन से यही चल रहा है, मुझे समझाओगे कैसे पढ़ाना होता है। घर में बैठ के 600 रुपए में खरीद नहीं लिया मुझे कि कैसे पढ़ाना है। और ये स्पोर्टी ऋतिक कौन है, इसे ब्लॉक करवाता हूं आज मैं, इसके कमेंट कभी नहीं आएंगे मेरी क्लास में अब।
तो टाइम इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, शोभित जी मेरे भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बैच अनाउंस होगा तभी तो हम पढ़ाना चालू करेंगे भाई। जब आपको लग रहा है कि अभी मान लो 1 महीने में या 15-20 दिन में ही आपका पेपर है, तो आज अगर आप है ना, हाँ हाइपर हो रहा हूं मैं शोभित जी, अगर 15 दिन में 20 दिन में या 1 महीने में आपका पेपर है और आज आपने है ना बैच ज्वाइन कर लिया, तो मैं आपके घर पे तो आऊंगा नहीं पढ़ाने के भाई, 15-20 दिन वाला आपका जो पेपर है उसमें लो मैं आपकी तैयारी करा दूंगा, आपका पेपर मैं करवाऊंगा, आपका कोर्स मैं करवाऊंगा। अरे जितना टाइम लगेगा, और जितने बिल्कुल बेसिक लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर का सी भी नहीं पता, बिल्कुल उनके लिए एक अलग सब्जेक्ट है, उनको भी लेके चलना है। साफ साफ लिखा हुआ बेसिक टू एडवांस। जो टेक्निकल एग्जाम वाले हैं या एडवांस लेवल के हैं उनके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं अलग से थोड़ी बहुत मैं मेहनत करके सैटरडे संडे या उसमें क्लासेस लेके उनका सिलेबस पूरा करवाऊंगा, और मई में जाके या 15 मई के बाद ही बता रहे हैं कि पेपर हो सकता है उनका। एग्जाम नियर है तो क्या मैं आज ही करा दूं सारी चीजें? जब एग्जाम नियर है तो आप लोगों ने पहले से क्यों नहीं कहा कि रेवेल को कि है ना कंप्यूटर का बैच लाइए? और मान लीजिए अगर कहा है तो सारी चीजों को देखा जाता है, ऐसे थोड़ी कि आज 2 बच्चों की कॉल आ गई कि भाई कंप्यूटर का बैच स्टार्ट कर दो तो आज ही है ना चालू कर देंगे उसको, तो सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज एग्जाम बिल्कुल ही नियर है, 10-15 दिन 20 दिन में एग्जाम है, तो आप बैच ज्वाइन कर क्यों रहे हैं अभी बताओ? आप बैच को ज्वाइन कर क्यों रहे हैं फिर आप? देखिए रोज रोज का यही नाटक हो रहा है। मैं जो टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप को पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप के भी क्वेश्चंस आते हैं। आधा घंटा तो आप है ना बिल्कुल ऐसे बकवासबाजी में निकाल देते हो। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो वाकई में समझने वाले बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उन लोगों के कमेंट्स पढ़ना। मैंने फेसबुक पे अपडेट भी किया था, उन लोगों ने मतलब अप्रिशिएट भी किया है कि सर आपने हमें ऐसा पढ़ाया और इसकी वजह से आज हमारा ये वाला सिलेक्शन हो गया है। इसमें हमारे 40 में से 37 क्वेश्चन सही हुए, इसमें हमारे सीपीसीटी में इतने क्वेश्चन हम सही करके आए हैं, इतने क्वेश्चन सही हुए हमारे। मेरे पास ऑडियो भी है, पर्सनल मैसेज करना, मैं बच्चों की ऑडियो भी सुनाऊंगा सर उन्होंने क्या बोला है कि सर कितने क्वेश्चन हमारे आपकी स्टडी से काम आए। तो भाई मैं, हाँ ललित जी बोल रहे हैं फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई, मैं सारी चीजें लेके चलूंगा। अब है ना 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में आपका पेपर है, तो इसमें मेरी गलती है क्या? मेरे को तो जब बैच बना के दिया जाएगा तो मैं तो वहीं से पढ़ाऊंगा, बकवासबाजी करवा लो। और 600 रुपए देके आप लोग ये सोचते हो कि है ना आपके एक तो यहां भी पढ़ाएं और आपके घर पे भी आके पढ़ा दूं, और आप अपने हाथों से आपके घर पे भी आके वो लिख के दे दूं, नोट्स भी लिख के दे दूं मैं आपको। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे से काफी छोटे भी होंगे, ठीक है ना, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी कमेंट मत कीजिए, जो वाकई में जेन्युइन कमेंट है वो लिखिए, है ना, कि सर ये समझा दो, ये आपने जो वर्ड लिखा है इसका मीन नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो मैं पूरे के पूरे कमेंट्स को ना बंद करवा दूंगा, लास्ट के 5 मिनट में खोलूंगा कमेंट, केवल पूछते रहना जो पूछना है फिर आपको। हाँ अनुपम पढ़ाऊंगा, मैं आपके कहने से नहीं पढ़ाऊंगा कि अब तो पढ़ा लो। आपको भी अनुभव ज्यादा दिक्कत है तो फीस वापस ले लो, नहीं दे रहे हैं तो मैं दे दूंगा फीस आपके 600 रुपए। कमलेश जी दिल्ली पुलिस में भी आएगा, हाँ दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां से यहां से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं उनको।
और ज्यादा अननेसेसरी कमेंट वाले मैं नाम लिख लूंगा सबके, अनुभव आपका भी नाम लिख लूंगा, ये स्पोर्टी ऋतिक कौन है इसका नाम लिख लूंगा, सबके कमेंट ब्लॉक करवा दूंगा। अगर एट द एंड ऑफ द लास्ट बैच जब होगा उस तब तक है ना आपके कमेंट में ओपन नहीं करने दूंगा। चलो बकवासबाजी नहीं, कोई अननेसरी कमेंट मत करना, चुपचाप पढ़ाने दो। 10 बज गए हैं, 11 बजे तक 1 घंटा है। और सुनिए, आप ही लोगों के लिए कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि ना सर थोड़ा टाइम ऐसा ये इस टाइम का है कि जब हमें खाना खाना होता है या फिर हमें सोना और जाना होता है, तो फिर इसीलिए मैंने बात की है। और आप ही लोगों के लिए फिर मैंने इसको 8 से 9:30 करने की बोली है। तो कल तो अभी 9:30 से 11 ही रहेगी, हो सकता है परसों से आपकी 8 से 9:30 करवा दूं इस क्लास को, ताकि एक ऐसे टाइम पर जब इसके बाद आप खाना खा सकते हैं या फिर सोने जा सकते हैं या कोई और क्लास में आ सकते हैं और कुछ पढ़ सकते हैं। चलो देखो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब यह है कि वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी अंक गणितीय ऑपरेशंस तो यही होगा ना जो अंक गणित में आप पढ़ते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन, ये सारी चीजें। और जो लॉजिकल ऑपरेशन है ये एक तरीके से आप समझो डिजिटल ऑपरेशन है ना। इन सबको क्या बोलेंगे? डिजिटल ऑपरेशंस। अब डिजिटल ऑपरेशंस का मतलब क्या है? बुलियन से। बुलियन क्या होता है? ये जो गेट पर आधारित है। थोड़ा सा हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। बुलियन फंक्शंस का मतलब होता है जो गेट्स पर आधारित है, जो लॉजिक गेट्स होते हैं या उनके फंक्शंस होते हैं उन पर आधारित जो ऑपरेशंस होंगे वो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाएंगे। समझ में आ गया? वो तो आपके लॉजिकल ऑपरेशन कहलाएंगे। तो दो छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि किसी एग्जाम में मैंने देखा वहां पर केवल एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और बोला था ये स्टेटमेंट इनमें से किसके रिगार्डिंग सही है, और वहां ऑप्शन में लिखा था एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अगर देखा हो अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा एक सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है, ये फंडामेंटल ब्लॉक। जो लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं और नोट्स बनाने हैं वो लिखते जाइए, फंडामेंटल ब्लॉक कहा जाता है किसी भी कंप्यूटर का, द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। वैसे स्टेटमेंट पूरा मैं लिखवा देता, पर जैसे कि शॉर्ट में लिखवा दे वो भी सही है, इतनी इतनी बात पता चल जाती है ना। जैसे कि पहला पॉइंट अगर हम पूरा बोलें स्टेटमेंट की फॉर्म में तो क्या बोल सकते हैं? गेट्स क्या है मैं अभी बताता हूं गेट्स क्या है। आज पूछा है एसएससी सीएचएसएल में, बिल्कुल अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया बताओ। तो देखिए, अगर पहला वाला पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो उसमें हम पहला पॉइंट का स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे कि एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज अ डिजिटल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। समझ में आ गया? यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो एक डिजिटल सर्किट या परिपथ है जो अंक गणितीय और लॉजिकल या तार्किक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया? दूसरा फंडामेंटल ब्लॉक। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, यानी आधारभूत है, पूरा आधार इसी पे ही है कैलकुलेशन का। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधारभूत ब्लॉक है ना, कंप्यूटर का एएलयू कहा जाता है। फंडामेंटल ब्लॉक का मतलब यही होता है एक आधारभूत ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर, यानी बिल्कुल आधारित है इसी पर ही। जैसे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं और कंप्यूटर में मेन पॉइंट क्या होता है या मेन चीज किस लिए कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं? कैलकुलेशन को। अब कैलकुलेशन जैसे ही आता है वर्ड तो सबसे पहले हमारे माइंड में मैथ्स आती है नहीं, क्योंकि मैथ्स में ही तो हम कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, हिंदी भी बता रहा हूं। फंडामेंटल ब्लॉक का मतलब आधारभूत ब्लॉक। ब्लॉक वाला एक तरीके से भाग समझ लो, है ना। जो मेन वर्ड है उनकी मैं हिंदी लिखता जाऊंगा, बाकी हिंदी में बोल रहा हूं आप नोट करते जाना। कंप्यूटर का एक आधारभूत भाग कहलाता है, कंप्यूटर का एक आधारभूत भाग कहलाता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। समझ में आ गया? कंप्यूटर की जब बात हुई तो हम कैलकुलेशन की बात करते हैं इनिशियली, यानी बिल्कुल
स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करने के लिए तो कंप्यूटर का यूज किया गया या बनाया गया, और कैलकुलेशन किस में हम देखते हैं, मैथ्स में। तो मैथ्स के जो मैथ्स के जो ऑपरेशन है वो यही तो हो गए, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये सारे के सारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एक आधारभूत भाग जो है कंप्यूटर का, वो आपका एएलयू कहलाता है। इसलिए कंप्यूटर का हार्ट यानी दिल भी कहा जाता है एएलयू को। तीसरा पॉइंट क्या होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाएगा। देखो जो बिल्कुल ही बेसिक वाले फंडामेंटल क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं वहां पर कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का एक आधारभूत भाग किसे कहा जाता है, फंडामेंटल ब्लॉक किसे कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये कहां पर डन होते हैं। तो आंसर इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू के अंदर। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आपने नोट भी कर लिया होगा, जो लोग साथ के साथ नोट करते आ रहे हैं। जहां भी कहीं दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे बताते जाइएगा, और जो पॉइंट समझ में नहीं आए वो पूछना केवल, है ना। चलो दूसरा पॉइंट है हमारा कंट्रोल यूनिट। ऐसे पूरे के पूरे स्टेटमेंट या कथन भी थे, बट मैं केवल पॉइंट मेन पॉइंट लिखवा रहा हूं, उससे हमें पूरा का पूरा पता चल जाता है ना। अब दूसरा है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने आपको कल भी बताया और परसों ही बताया। जैसे अभी किसी बच्चे ने, किसी पर्सन ने मेरे को बोला कि सर 2 दिन से यही चीज चल रहा है। अच्छा, बोलने की स्पीड को थोड़ा सा कम कर दूं। अब देखिए सब लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा ना मुझे। अजय जी आपका जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सही है, पर मैं उसका आंसर यहां नहीं दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, फिर वो लोग बोलेंगे सर अलग से कमेंट का आंसर मत दीजिए इस टॉपिक से अलग। जैसे केवल इतना बोल रहा हूं, अजय जी 4 आंसर है आपके क्वेश्चन का। हाँ, लॉजिकल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीजें। तो अब कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का वो मेन सर्किट होता है। अब सर्किट का मतलब क्या है, परिपथ। अगर आपने भौतिकी पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, तो वहां पे परिपथ पढ़े होंगे, यानी सर्किट्स पढ़े होते हैं। और सर्किट का 2 दिन से मैं प्रॉपर एग्जांपल दे रहा हूं कि घर में सर्किट बोर्ड होते हैं, घर में सर्किट्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, घर के मेन गेट के आसपास कहीं बड़ा सा मेन सर्किट बोर्ड होता है ना। तो ये 2 दिन से एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। हाँ, तो कंप्यूटर का एक मेन सर्किट होता है जिसका नाम कंट्रोल यूनिट है, और वो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सीपीयू को ही डायरेक्शन दे रहा होता है कि उसे क्या करना है। समझ में आ रहा है। जैसे कि कोई घर है, उस घर के अंदर जो फादर हैं, पिताजी हैं, वही तो उस घर को चला रहे हैं। तो मान लीजिए पूरा का पूरा जो घर है वो है हमारा सीपीयू, और सीपीयू के अंदर मान लीजिए 3 आदमी रहते हैं, 3 मेल रहते हैं, 3 पुरुष रहते हैं, यानी फादर और उनके 2 बच्चे। बट उस पूरे के पूरे घर को इंस्ट्रक्शन देने वाला, उस पूरे घर को चलाने वाला जो होगा वो उस घर के अंदर ही है, यानी कि कंट्रोल यूनिट, जैसे कि फादर। तो मान लीजिए सीपीयू एक घर है और घर के अंदर जैसे फादर कौन हो गए, कंट्रोल यूनिट। समझ में आता है, समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि सीपीयू को बताना कि एक्चुअल में उसे क्या करना है, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है, तभी नाम है उसका कंट्रोल यूनिट। समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं द कंट्रोल यूनिट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर के सीपीयू का मेन कंपोनेंट होता है जो कि डायरेक्शन देता है कि सीपीयू को क्या काम करना है। समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट क्या लिख देंगे, कंप्यूटर का मेन, ये क्या, ये भी कंपोनेंट ही मान लो, कंपोनेंट यानी घटक। अच्छा, ये किस फॉर्म में है, इसका रूप क्या है ना, अथवा यहां पर इसको बोलेंगे सर्किट है। सर्किट ये क्या है, रूप है। सर्किट का मतलब परिपथ, है ना। द मेन कंपोनेंट ऑफ या सर्किट ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर के सीपीयू का, ये मेन घटक होता है कंप्यूटर के सीपीयू का,
which directs the operation of CPU। समझ में आ रहा है? जो कि दिशा निर्देश देता है ना, जो कि दिशा निर्देश देता है कि सीपीयू को क्या काम करना है। ये बात समझ में आ गई सबको? बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं, है ना? सबको समझ में आएगा? एक सीपीयू का यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन कंपोनेंट कंप्यूटर से, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के सीपीयू का मेन कंपोनेंट या सर्किट होता है जो डायरेक्शन देता है ऑपरेशन ऑफ सीपीयू को, यानी सीपीयू के जितने भी ऑपरेशन है उनको दिशा निर्देश देता है। समझ में आ गया? एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा अगर पॉइंट लिखना चाहो तो हम ये लिख सकते हैं कि इट टेल्स, यानी इसी चीज को मैं दूसरे पॉइंट में बता रहा हूं कि इट टेल्स यानी ये बताता है कि क्या करना है, किस किस को, कंप्यूटर की मेमोरी को। इट टेल्स, दूसरा पॉइंट हम नोट्स बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी, इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी, यानी ये कंप्यूटर की मेमोरी को बता रहा है कि उसे क्या काम करना है। मेमोरी के साथ वैसे तो एसोसिएट रहता है आपका सीपीयू। एक छोटा सा डायग्राम भी बीच में लूंगा मैं कि ये है कंप्यूटर की मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी का मतलब क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, ठीक है? और कंप्यूटर की मेन मेमोरी से जुड़ा रहता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डायग्राम हमेशा याद रखना है। और अगर बड़ा सा डायग्राम बना ले सारे कंपोनेंट्स को लेकर तो ये आप हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लगी होती है, वो डाटा भेजती है मेन मेमोरी को यानी रैम को, रैम भेजता है सीपीयू को, किस फॉर्म में? इनपुट की फॉर्म में। सीपीयू डाटा की प्रोसेसिंग करने लगता है रैम से डाटा उठाकर, और फिर आउटपुट जनरेट करता है जो कि आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? हाँ मोनिका जी, कंप्यूटर का ब्रेन तो सीपीयू को कहा जाता है। देखो ओवरऑल जो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है ना? कंप्यूटर का पूरा दिमाग जो है, जो चलाने वाला है, वो तो सीपीयू को कहा जाता है। बट दिल, भाई दिमाग तो हमारा किस लिए काम कर रहा है बॉडी में? कि इस बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी भाग हैं, उन सबको चला सके, है ना? बट उसको चलाने के लिए भी एक और घटक होता है जिससे, जैसे कि ब्लड, जिसको जो पंप कर रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है सारी चीजों में, वो आपका दिल होगा। समझ में आ रहा है? एक तरीके से फ्यूल देने वाला हो गया ना। जैसे कि एक मशीन है, उस मशीन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो तो है ही हैं, बट उसमें जो फ्यूल है, वो ईंधन है चलाने वाला, वो जैसे कि एक सिस्टम होगा जहां से वो ईंधन सारे कंपोनेंट्स में या सारी जगह पर पहुंचाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिल से ही, दिल पंप करता है ब्लड को और हमारे सारी की सारी बॉडी में पहुंचाता है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? पूरी शरीर को, दिमाग को, ब्रेन। और चलाने में हेल्प करता है वो दिल काम कर रहा है हमारा, है ना? ब्लड को पंप करके पहुंचा के हर भाग में। तो वही कह रहे हैं कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है ओवरऑल, उसे तो दिमाग कहा जाता है, ब्रेन, और जो एएलयू है उसके अंदर ही, वो उसका दिल कहा जाता है पूरे कंप्यूटर का, यानी दिल आपका एएलयू है। क्योंकि एट लास्ट जो कंप्यूटर है वो हमारा कैलकुलेशन के लिए हमने उसे बनाया था, और कैलकुलेशंस का मतलब मैथ से है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो एएलयू के अंदर ही डन होती हैं या परफॉर्म की जाती हैं। रैम सीपीयू की एमयू में नहीं होता, नहीं सत्यम जी, एमयू जो है वो मेमोरी यूनिट कहा जाता है। एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट, और ये जो मेमोरी यूनिट मेमोरी है वो रजिस्टर मेमोरी है, रैम नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो डब्बा आपके सामने खड़ा रहता है पीसी में, उसे सीपीयू मत बोलिए, क्योंकि सीपीयू बोलने से ही कंफ्यूजन माइंड में आता है कि क्योंकि उस डब्बे के अंदर ही रैम होता है, उस डब्बे के अंदर ही रोम होता है, उसी डब्बे के अंदर हार्ड डिस्क होती है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि वो डब्बा सीपीयू है, तो फिर तो आपको माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि सीपीयू के अंदर रैम, रोम और हार्ड डिस्क होती है। नहीं, वो डब्बा है सिस्टम यूनिट या कैबिनेट। समझ है? वो डब्बा क्या है? सिस्टम यूनिट या कैबिनेट। अब उसके अंदर जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर लगे होते हैं, मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर सीपीयू भी लगा हुआ है, रैम भी लगा हुआ है, रोम भी लगा हुआ है, हार्ड डिस्क अलग लगी होती है। समझ में आ रहा है?
हाँ, तो रैम जो है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है, वो सीपीयू के अंदर नहीं है, वो सीपीयू से अलग है। यानी, और एचडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क और रोम में क्या डिफरेंस है? देखिए बताऊंगा मैं आपको। हार्ड डिस्क पढ़ाऊंगा तो हार्ड डिस्क के बारे में पता चलेगा, रोम जब पढ़ेंगे तो रोम के बारे में पता चलेगा। रोम एक अलग मेमोरी है जिसका एक अलग सिग्निफिकेंस है, एक अलग महत्व है। और हार्ड डिस्क ये एक सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है जिसके अंदर सारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। समझ में? अब देखो कमेंट सही आ रहे हैं, अननेसेसरी कमेंट नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों को जो चीज नहीं पता वो जो पूछ रहे हैं, तो ऐसे ही चलिए और हम आगे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं आपको कि आप मेरे साथ और मेरे तरीके से बने रहिए। समझ में आ रहा है? आपका सारा सिलेबस, आपका सारा कोर्स मैं पूरा करवाऊंगा। बट अगर आप ये बोलेंगे कि 10 दिन बाद ही मेरा एग्जाम है, आज ही करवा दो, तो मैं कैसे करवाऊंगा? ये भी तो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे तो सबको लेके चलना है। इसीलिए बैच पे लिखा हुआ है बेसिक टू एडवांस, यानी फंडामेंटल बेसिक वालों को भी मुझे पढ़ाना है, और एडवांस यानी DSSB TGT का है उनका भी सिलेबस पूरा करवाना है। हाँ, प्रिंटर्स को भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वनडे एग्जाम जो होते हैं फंडामेंटल कंप्यूटर क्वेश्चन वाले, उनमें प्रिंटर्स को लेके भी क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे? तो हार्ड डिस्क में सारा परमानेंट डेटा स्टोर होता है। वो डाटा रैम को भेजता है, रैम डाटा सीपीयू को भेजती है। ये प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट जनरेट करता है जो मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इट टेल्स, यानी जो कंट्रोल यूनिट की मैं बात कर रहा था, वो कंप्यूटर की मेमोरी को भी बताता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, मेमोरी का मतलब यहां पर मेन मेमोरी से, रैम से। हाँ, रैम का टॉपिक बहुत अलग से करवाऊंगा, पूरा रैम के बारे में अच्छे से बता दूंगा। रैम होती क्या है, कैसे बनी, इसके अंदर क्या काम चलता है, बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? तो ये जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर की मेमोरी है ना। एमएम का मतलब मेन मेमोरी, एमएम का मतलब है मेन मेमोरी, और कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो कहते हैं रैम को। तो कंप्यूटर की मेमोरी की यहां जो बात हो रही है वो भी क्या है, हम रैम की बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। एएलयू के साथ एसोसिएट रहेगा। हार्ड डिस्क अलग से एक मेमोरी होती है, हाँ, हार्ड डिस्क एक अलग से मेमोरी होती है। एएलयू हो गया। एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हम स्टेटमेंट क्या पढ़ेंगे? इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड द इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? इतना ही लिख दो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। देखो ये क्या बता रहा है, कंट्रोल सीपीयू को बताता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सीपीयू का, ये सीपीयू को ही बताता है कि उसको कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम, मेन मेमोरी यानी रैम के साथ, दूसरा एएलयू यानी उसमें अंदर ही जो एएलयू है उसके साथ, और इस कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी जाती है, तो पेन ड्राइव क्या हो गई, एक स्टोरेज डिवाइस है। मान लीजिए, मान लो प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, माउस कनेक्ट कर दिया, ये इनपुट डिवाइस हो गई। तो इनपुट आउटपुट और जो बाकी की डिवाइसेस कनेक्ट की जा रही हैं, उनके साथ उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दी गई है? कंट्रोल यूनिट नाम के एक सर्किट या परिपथ को। समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन बना लो, कोई सी भाषा बना लो। इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस वगैरह आ जाता है, आउटपुट में मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा। अब मॉनिटर भी रिस्पॉन्सिबल यहां पर एक मेन रोल प्ले करेगा ना, क्योंकि जब सीपीयू आउटपुट जनरेट करेगा तो वो आउटपुट कहां दिखेगा हमको? मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो जो मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है वो सीपीयू के द्वारा बनाया गया क्या है, या जनरेट किया गया एक आउटपुट है। और ये आउटपुट कहां भेजना है, किसको भेजना है, ये भी कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट। ये भी कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट। समझ में आ रहा है? हिमांशु जी, हार्ड डिस्क को हम टच कर सकते हैं? बिल्कुल टच कर सकते हैं, है ना। इसके डब्बे के अंदर लगी रहती है, आप चाहें तो। एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आपने सुना होगा, यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, उसको भी छू सकते हैं। ऐसे ही इस डब्बे के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है, उसको आप छू सकते हैं। अगर छुएंगे तो फील भी होती है कि हाँ उसमें कुछ अंदर घूम रहा है, एक डिस्क घूम रही होती है उसके अंदर। सत्यम जी बोल रहे हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड एमयू।
तो देखो भैया एम मेन डिफरेंस बिटवीन रैम, तो देखो रैम एक अलग मेमोरी है और जो एमयू है यानी मेमोरी यूनिट, ये मेमोरी यूनिट बेसिकली बात कर रहे हैं हम इसमें रजिस्टर मेमोरी की। कंप्यूटर के अंदर कई सारी मेमोरीज हैं। अब मैं बात करूं जैसे अलग से जो लगी हुई मेमोरी है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, एक है ना इनपुट आउटपुट स्टोरेज में चैप्टर कराऊंगा आपका, वहां पर ये अलग अलग मेमोरीज के बारे में आपको बता दूंगा। तो हार्ड डिस्क एक अलग मेमोरी है, रैम एक अलग मेमोरी है, रोम एक अलग मेमोरी है, कैशे एक अलग मेमोरी है, और सीपीयू के अंदर जो तीसरा पार्ट है जिसको एमयू बोलते हैं यानी मेमोरी यूनिट, वो बेसिकली मेमोरी यूनिट रजिस्टर मेमोरी होती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कई सारी मेमोरी, फिर से सुनिए, रैम मेमोरी है, रोम मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, एक वर्चुअल मेमोरी भी होती है और रजिस्टर भी मेमोरी होती है। समझ में आ रहा है? ये सारी मेमोरीज हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी, उनमें ये सब आ जाते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, है ना, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी हो गई, और आपका मेमोरी कार्ड हो गए, ये सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाते हैं मेमोरी में। सेकेंडरी स्टोरेज के कहने का ही मतलब होता है एक ऐसा हार्डवेयर जो डाटा को स्टोर करने का काम कर रहा है, तो उसको भी तो हम मेमोरी बोलेंगे। भाई ये हमारा जो ब्रेन है ये भी तो एक हार्डवेयर ही है, और इस हार्डवेयर में अगर डाटा स्टोर हो रहा है दैट इज द ह्यूमन ब्रेन मेमोरी, ब्रेन की मेमोरी। हार्ड डिस्क मैक्सिमम कितनी होती है? देखो हार्ड डिस्क मैक्सिमम की बात अगर आपको अभी करें तो रिसेंटली मार्केट में आपको 1 टेराबाइट की मिल रही होगी। अगर कोई लैपटॉप वगैरह हम खरीदते हैं तो वहां पर 1 टीबी, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट की मिलती है। लैपटॉप में तो इतनी आ रही है, बट अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हमारी 2 टेराबाइट की मार्केट में मिल रही है। दिल्ली में नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां भी आप जाओगे तो 2 टेराबाइट की ही हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मार्केट में मिल रही है अभी फिलहाल। देखो बलविंदर जी, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है और सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है, ये मेमोरी वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और बिल्कुल वाटर की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी का, फास्ट का क्या मीन है, स्लो का क्या मीन है। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी आंसर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये फिर दूसरे पार्ट में जा रहा है। फिलहाल मैं अभी रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप को कंप्लीट करना चाह रहा हूं, इनको आप ध्यान से सुनिए ना। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा एक चार्ट से जो मैं क्लास में बनवाऊंगा, उसे आप नोट कर लेना, देख लेना, उसी से बता देंगे आप प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है। हाँ, इनपुट आउटपुट का मतलब मैं बता रहा था, इनपुट आउटपुट कहने से मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना, जैसे यहां लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है? यानी जो कंप्यूटर का जो सीपीयू का सीयू है, कंट्रोल यूनिट, वो बताता है सीपीयू को, देखो पूरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं हिंदी में, कंप्यूटर की सीपीयू की यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की कंट्रोल यूनिट बताती है सीपीयू को कि उसको कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम, एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बात समझ में आ गया? हिंदी में क्या बोलेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू की कंट्रोल यूनिट सीपीयू को ही बताती है कि उसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी, एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे व्यवहार करना है। समझ में आ गया? तो यहां इनपुट आउटपुट का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, जैसे कि इनपुट आउटपुट में कीबोर्ड माउस आ जाते हैं, आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर आते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इसके 2 पॉइंट हो गए। चलो, तो कंट्रोल यूनिट के 2 ही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, यही क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं एमयू की। अब कोई मत बोलना कि 2 दिन से यही चल रहा है, इसको आगे मैं लेके जा रहा हूं, क्योंकि आगे बढ़ने नहीं देते फिर कहते हो 2 दिन से यही चल रहा है। एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी यूनिट। अब ये जो मेमोरी यूनिट है बेसिकली ये कौन सी मेमोरी है? इसका आंसर है रजिस्टर। रजिस्टर को हिंदी में कुछ नहीं बोलते, रजिस्टर ही बोलते हैं, बट एक रजिस्टर नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसे सेट ऑफ रजिस्टर्स कहते हैं। यानी
रजिस्टर्स का समूह। तो इसका मतलब कि जो सीपीयू के अंदर एक पार्ट है, तीसरा भाग है जिसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं, वो भी एक मेमोरी का रोल प्ले करता है जिसको रजिस्टर कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अब रजिस्टर का सेट है, इसका मतलब यहां पर कई सारे रजिस्टर्स होंगे। तो मैं एक एक करके उनके नाम लिख रहा हूं, कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, एक रजिस्टर का नाम होता है एमबीआर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर एमबीआर को एमडीआर भी बोलते हैं। अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे इनके बारे में बताऊंगा इनकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा। एमबीआर जिसको एमडीआर भी बोलते हैं, या केवल डाटा रजिस्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एमडीआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी डाटा रजिस्टर, तो इसे शॉर्ट में डीआर यानी डाटा रजिस्टर भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम एमबीआर होता है जिसको मेमोरी बफर रजिस्टर बोला जाता है ना। एक दूसरा रजिस्टर होगा जिसका नाम है पीसी। पीसी का मतलब क्या है? प्रोग्राम काउंटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम काउंटर। ये क्या काम करता है अभी बताता हूं। और अभी किसी को यह भी लग रहा हो कि रजिस्टर है क्या चीज, तो वो भी मैं बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के बाद हम बात करेंगे आईआर। आईआर की फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको आईआर बोलते हैं। इसके बाद एमएआर होता है। एमएआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसको शॉर्ट में एआर भी कहा जाता है, यानी एड्रेस रजिस्टर। अब देखो, शॉर्ट में इनके आगे के नाम भी बोल दिए जाते हैं एम को छोड़कर, क्योंकि पता है कि मेमोरी यूनिट्स हैं, मेमोरी हैं, ये भी समझ रहा है, मेमोरी है। तो आप चाहें तो केवल आगे के दो लेटर से भी इनको बोल सकते हैं, जैसे ये तो दो ही लेटर था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एमएआर को एआर भी बोलते हैं, एड्रेस रजिस्टर। एमबीआर को या एमडीआर को डीआर भी बोलते हैं, डेटा रजिस्टर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक रजिस्टर और होता है जिसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। कोई पॉइंट आ जाएगा किसी क्वेश्चन में, उसका ऑप्शन में आंसर दे रखा होता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसके अलावा दो रजिस्टर के नाम और लिखने हैं हमको। INTR जिसको इनपुट रजिस्टर बोलते हैं, और एक होता है OUTR जिसको आउटपुट रजिस्टर का नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अब फिलहाल के लिए जल्दी से वो लोग समझिए जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि रजिस्टर होता क्या चीज है। समझ में आ रहा है? तो देखो, शुरू से बात करता हूं। आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है, आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है, जो कि पीसी है, लैपटॉप है, इस डिजिटल कंप्यूटर का जो आधार है, यानी ये जो बेस्ड है, वो किस पर है? 0 और 1 पर। ये किस पर बेस्ड है? 0 और 1 पर। अब सिंगल 0 को भी क्या बोलते हैं? 1 बिट। और सिंगल 1 को भी क्या बोलते हैं? 1 बिट। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक एक बिट है, चाहे तो 0 हो चाहे 1 हो, इन दोनों एक एक बिट को स्टोर कौन करता है? इसको स्टोर कौन करता है? रखता कौन है इसको अपने अंदर? तो आंसर आता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स की जगह फ्लिप फ्लॉप कर लो। फ्लिप फ्लॉप जब हम पढ़ेंगे तो कई सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो देखिए, समझ में आ रहा है? एक सिंगल बिट जो डिजिटल कंप्यूटर है हमारा, उसका आधार क्या है? फंडामेंटल क्या है? बाइनरी या बिट्स 0 और 1। और 0 और 1 को क्या बोलते हैं? 1 बिट 1 बिट। अब ये 1 बिट जो है, इसको कंप्यूटर में स्टोर कौन करता है? आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप भी क्या है? एक सर्किट होता है। फ्लिप फ्लॉप भी क्या होता है? कंप्यूटर में एक सर्किट है जिसको हिंदी में परिपथ कहा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जहां से करंट फ्लो करता है। कल मैं अच्छे से समझा रहा था कि है ना, हमारे कंप्यूटर के अंदर पूरा का पूरा करंट ही फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए डायरेक्ट करंट फ्लो करता है, डीसी फ्लो करता है। ठीक है, तो वो करंट कहां फ्लो करेगा? सर्किट्स में। तो सर्किट के कुछ नाम तो होंगे, हाँ। तो जैसे कि एक सिंगल बिट का जो सर्किट होगा उसका नाम तो क्या है? फ्लिप फ्लॉप। अब इन फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, यानी कई सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला दिया जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कई सारे फ्लिप फ्लॉप को अगर मिला दिया जाए तब बनता है एक
रजिस्टर, तब बनता है एक रजिस्टर। तो आप ये बताइए, नीचे दिख नहीं रहा, नीचे अभी लिखा ही कहां है मैंने, अच्छा करिएबल ऐप आ रहा है वहां पर। तो मैं ये बोला था कि 0 और 1 क्या है, ये भी एक बिट कहलाएगी 0 भी, और ये जो हमारा 1 है ये भी एक बिट कहलाता है। ये क्या होता है, आधार 0 1। समझ में आ रहा है आपको, अब दिख रहा होगा। तो किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का आधार या फंडामेंटल क्या है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब 0 या 1। 0 को क्या बोलते हैं, 1 बिट। 1 को क्या बोलते हैं, 1 बिट। अब इन 1 बिट हो यानी 0 हो या 1 हो, इसको स्टोर कौन करता है कंप्यूटर में, फ्लिप फ्लॉप नाम का सर्किट। सर्किट का मतलब एक परिपथ, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के कई सारे कॉम्बिनेशन बना दिए जाए, यानी एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, तीसरा फ्लिप फ्लॉप, 4, चौथा, 5वां, 6ठा, ऐसे कई सारे फ्लिप फ्लॉप बना दिए को जोड़ दिया जाए, कई सारे सर्किट को जोड़ दिया जाए। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो हमारे घर में दिवाली के टाइम पर झालर लगाई जाती है, इलेक्ट्रिकल जो लाइट लगाई जाती है ना, एलईडी लाइट वगैरह सब लगाई जाती हैं, तो वहां भी क्या करते हैं हम, सर्किट ही तो बनाते हैं। कई इस झालर को इस तार से जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इससे इस जोड़ दिया, और फाइनली एक तार लगा दिया प्लग में, और जैसे स्विच ऑन किया सारी की सारी झालर, वो लाइटिंग जो लाइटनिंग होती है वो जलना चालू हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हमने कई सारे सर्किट्स को आपस में जोड़ दिया, और जब कई सारे सर्किट्स को आपस में जोड़ देंगे तो फाइनली हमने बोला कि यहां एक बड़ा सा मेन सर्किट बन गया है, और उस सर्किट को जैसे कि यहां जोड़ा है तो नाम दिया रजिस्टर। समझ में आ रहा है। अब कई घर में कई सारी जगह पर हमने है ना वो झालर या वो लाइटनिंग लगाई है, जैसे कि फ्रंट पे लगाई, जैसे कि साइड में लगा दी, जैसे कि छत पे जाके लगा दी, जैसे कि मान लो घर में अंदर भी कहीं लगा दी है। तो जब पूरा का पूरा घर हम देखेंगे तो बोलेंगे कि कहीं मतलब घर में टोटल 4 जगह मेन सर्किट बने हुए हैं, तो यानी सर्किट का समूह हो गया है। यानी लड़ी सीरीज में लगी होती है, हाँ सीरीज में ही लगाते हैं, ये तो मुझे ही पता है कि सीरीज में लगाते हैं, बट कई सारी लड़ी को जोड़ना तो पड़ता ही है। जब कई सारी लड़ीज को सीरीज में लगाने का मतलब है जोड़ना ही, तो जब जोड़ेंगे तो फाइनली, अब देखो एक बात तो, हमने वायर लिया और उस वायर को 4-5 लड़ी में जोड़ दिया है ना, तो 4-5 लड़ी में जोड़ने से फिर हमने एक वायर लिया है उसको प्लग लगा दिया, तो फाइनली की सारी लड़ी जल गई। तो फाइनली सारी की सारी जो लड़ियां हैं, लाइटनिंग है, झालर है, वो जलने का मतलब क्या हो गया, हमें एक आउटपुट मिल गया, यानी प्रकाश आ गया, लाइट आ गई उससे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कई सारे सर्किट को जब जोड़ दिया जाता है, यानी उनका कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है, तो वो क्या बनता है, रजिस्टर। और ऐसे कई सारे रजिस्टर का जो समूह है वो तीसरा पार्ट है, जिसको एमयू बोलते हैं, यानी मेमोरी यूनिट कहा जाता है, जिसमें ये सारे नाम आते हैं, ये और ये। अब ये बताइए कि इतना ही बात समझ में आ रही है या इसमें कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए। अब मैं बोल रहा हूं, कमेंट कीजिए क्या पूछना है। बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, जहां समझ में नहीं आएगी 10 बार बताऊंगा। जो अननेसेसरी कमेंट करेंगे वो आगे से अब ब्लॉक होंगे, वो आगे कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब मुझे नहीं समझाइए कि कैसे पढ़ाना होता है, 7 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इतनी मेहनत अगर कोई करता हो तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर देखिए वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप उनके पास मत जाइए, आप उनसे पढ़िए, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो, आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, चाहे आप मुझसे पढ़िए चाहे किसी और से पढ़िए। राजी बोले रजिस्टर और ट्रांजिस्टर में कंफ्यूजन है, बताऊंगा मैं अभी आपको रजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर को एक साथ देखेंगे, रजिस्टर को यहां देखिए केवल, समझ में आ रहा है ना। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो रजिस्टर की बात कर रहे हैं, रजिस्टर सर्किट की बात कर रहे हैं। चलिए अब मैं कमेंट ले लेता हूं, कुछ लोगों को समझ में आ गया है, अभिषेक को समझ में आ गया, रत्नेश जी बोल रहे हैं एक बार पूरा रिपीट मार दो, करमार जी को अच्छे समझ में आ गया। हाँ ये अभी फंडामेंटल का ही पार्ट है, बट जैसे फ्लिप फ्लॉप और ये रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम आगे आगे, तो वो
आपका टेक्निकल में भी आ जाता है, टेक्निकल के बेसिक में। रजिस्टर मेमोरी होता है, समझ में नहीं आया। रजिस्टर एक मेमोरी तो है भैया। भाई एक बार बताओ कि 0 और 1 को स्टोर कर रहा है कोई चीज 0 और 1 को स्टोर कर रही है, तो स्टोरेज जहां आता है मेमोरी वर्ड आ जाएगा या नहीं? मान लो मेरे दिमाग में कुछ भी चीज डाल दी गई और यहां स्टोर हो गई, तो ये मेमोरी कहलाएगी या नहीं? यस। अब मान लो कई सारी मेमोरीज को मिला दिया जाए, जैसे कि कई सारे कंप्यूटर्स को मिला दिया जाए, कंप्यूटर का समूह बना दिया जाए, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वो सुपर कंप्यूटर बन गया। सुपर कंप्यूटर की भी अगर बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर नहीं होता है, वहां बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे अलमीरा टाइप की डिवाइसेस लगी होती हैं। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करना तो फाइनली वहां पर बहुत सारा बड़ा सा हॉल में जो डिवाइसेस अलमारियां सी खड़ी हैं, उनके अंदर प्रोसेसर, उनके अंदर रैम, उनके अंदर हार्ड डिस्क सब लगी हुई हैं। उन सबको यानी पूरे बड़े से हॉल को, उस बिल्डिंग को बोलते हैं कि सुपर कंप्यूटर है। समझ में आ रहा है? तो अगर एक सिंगल सा सबसे कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम बिट बोलते हैं, वो जो स्टोर कर रहा है उसका नाम तो फ्लिप फ्लॉप है। और ऐसे फ्लिप फ्लॉप को जो सिंगल सिंगल बिट को स्टोर करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो वो रजिस्टर है। तो जब यहां स्टोरेज की बात चल रही है तो यहां भी तो स्टोरेज कर रहे होंगे, यहां भी तो स्टोर ही हो रहा होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे स्टोर करने वाले कई सारे रजिस्टर होते हैं, तो ये रहे उनके नाम। तो इनका जो समूह है, इनका जो सेट है, वही एमयू है, यानी मेमोरी यूनिट, सीपीयू का तीसरा पार्ट। यानी सीपीयू के अंदर भी एक और मेमोरी है जिसको रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा रहे हो? अभी कंप्यूटर मेमोरी नहीं पढ़ा रहा, मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा रहा हूं। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें सीपीयू के बारे में जानना जरूरी है नहीं? यस। तो सीपीयू में एएलयू, एमयू और एमयू, सीयू और एमयू के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। तो हमें पता चलेगा कि एमयू होता क्या है, तो वो तो हमें पता नहीं पड़ेगा। पर अगर शॉर्ट में कहें तो कंट्रोल यूनिट ही मेन पार्ट है कंप्यूटर का। एम आई राइट? देखो मेन पार्ट बोल सकते हैं सीपीयू का, ऐसे बोलिए कंप्यूटर का नहीं। अगर आप बोले कंट्रोल यूनिट मेन पार्ट है किसका? सीपीयू का, सही है। बट कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो सीपीयू है। समझ में आ रहा है? द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट, बट द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू, ये बोलेंगे। बफर क्या होता है बताऊंगा, बफर यहां से रिलेटेड है, इस वाले से। और बोलिए आउट आर क्या है? आउट आर का मतलब होता है आउटपुट रजिस्टर, आईएनटी का मतलब है इनपुट रजिस्टर। ये बताऊंगा अभी क्या है। सर जी फ्लिप फ्लॉप का साइज भी 1 बिट होगा क्या? देखो फ्लिप फ्लॉप का साइज 1 बिट क्या होगा ऐसे नहीं बोलेंगे। फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट है ना, जो 1 बिट का डाटा स्टोर करता है, 1 बिट का डाटा स्टोर करता है, ऐसे बोल दीजिए। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है एक बार बता दीजिए, ये पूछना है। तो मैंने अभी फ्लिप फ्लॉप शुरू ही कहां किया है, अभी थोड़ी शुरू किया है। ये तो फ्लिप फ्लॉप में बताऊंगा फ्लिप फ्लॉप कौन कौन से होते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, टी फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है। इन सबको है ना, एसआर, जेके, टी, डी, मास्टर फ्लिप फ्लॉप, ये सब अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी है, ये तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। और फ्लिप फ्लॉप से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपके सारे के सारे सही होंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, आप क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी बात कर रहे हैं हम रजिस्टर्स की। रजिस्टर के साथ में ही मैं आपको लॉजिक गेट्स भी पढ़ाऊंगा अभी, लॉजिक गेट्स। समझ में आ रहा है? जैसे रजिस्टर हम पढ़ते जाएंगे इन सब के बारे में क्या है ये, तो उनके साथ हम फिर आगे लॉजिक गेट्स को समझ लेंगे। और लॉजिक गेट समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद हम फिर फ्लिप फ्लॉप को समझ लेंगे, जिसमें जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है सर। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी एक फॉर्म है, एक रूप है इलेक्ट्रिसिटी में 2 फ्लक्चुएशंस का। मैंने कल भी बताया था, अगर इलेक्ट्रिसिटी जब वहां अगर हम कंसीडर करेंगे तो वहां पर वोल्टेज भी कंसीडर करनी पड़ेगी, और वोल्टेज कंसीडर करेंगे तो उसका लेवल हाई भी होगा और लेवल लो भी होगा। हाई लेवल को 1 और लेवल लो को 0 मानकर एक भाषा बनाई गई जिसको मशीन लैंग्वेज कहा गया है। यानी पूरे कंप्यूटर के अंदर 0 1 यानी बाइनरी होता कहीं नहीं है, केवल कंसीडर किया जा रहा है। कलोनी जी फ्लिप फ्लॉप को दोबारा से रिपीट कर दीजिए, आप बोल रही हैं। तो मैंने फ्लिप फ्लॉप अभी पढ़ाया थोड़ी है बच्चा, फ्लिप फ्लॉप तो शुरू करूंगा ना। अभी तो मैं रजिस्टर्स के नाम ही लिखे हैं मैंने, रजिस्टर्स बताऊंगा। चलिए और कोई क्वेश्चन है?
तो डाटा में एक टाइम पर 0 और 1 दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से एक होगा। भाई हमारा जो डाटा है तो वो तो मल्टीपल बिट्स का हो सकता है ना। भाई अगर आप बोलते हैं, मैं कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा कोई भी डाटा है ना, वो 1 बाइट का है, डाटा जो है हमारा वो 1 बाइट का है, तो 1 बाइट क्या होता है, 8 बाइनरी बिट्स, तो 8 बिट्स का हो गया ना, 10101101 मान लो। तो ये नहीं बोलेंगे कि डाटा हमारा 0 और 1 1 बिट का होता है ना, डाटा तो बहुत सारे बिट्स का भी हो सकता है। तो जब डाटा बहुत सारे बिट्स का हो सकता है तो बहुत सारे बाइट का भी हो सकता है, बहुत सारे फिर किलो बाइट का भी हो सकता है, डाटा हमारा मेगा बाइट का भी हो सकता है, डाटा हमारा गीगा बाइट जीबी का भी हो सकता है। हाँ रजिस्टर, अश्वनी जी मेरे भाई मेरे, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा रजिस्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में बता रहा हूं। अभी फिलहाल मुझे जो फंडामेंटल वाले उनके कमेंट्स तो लेने दो। ट्रिपल सी में भी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप आता है, तो कम से कम नाम तो आप याद ही रखना कि कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ठीक है ना। वैसे जरूरी सबके लिए होता है। लॉजिक गेट्स मेंस में से पेपर में आया था लास्ट टाइम स्टेट पीसीएस में। बिल्कुल बलविंदर जी, स्टेट पीसीएस में लॉजिक गेट से क्वेश्चन आते हैं। देखो रत्नेश जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, रजिस्टर्स की या कैशे की। तो ये भी अच्छे से क्लियर होगा जैसे ही मैं बताऊंगा मेमोरी वाला चैप्टर, कि रैम की स्पीड कितनी है, रोम की स्पीड कितनी है, कैशे की मेमोरी की स्पीड कितनी है, रजिस्टर की स्पीड कितनी है, इनमें कौन सबसे फास्ट है कौन सबसे स्लो है, बताऊंगा आपको। बिट्टू जी प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की पूछा था सीएचएसएल एग्जाम में, तो भैया शॉर्टकट की जब पढ़ाऊंगा तब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका आंसर बता दूंगा। प्रिंट की वैसे 3 शॉर्टकट की होती है, तीनों लिख लेना, कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं छूटेगा। सर बाइनरी और ऑक्टल हेक्साडेसिमल ये सब भी पढ़ाओगे ना? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम मैंने लिखा था, कन्वर्जन, नंबर सिस्टम को कन्वर्जन ऑफ टॉपिक भी बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर भी बोलते हैं। तो पूरे के सारे जितने भी कन्वर्जन है नंबर्स के वो सब समझाऊंगा, ठीक है। और 2 मैथमेटिकल कन्वर्जन भी होता है, मैथ्स के पेपर में आते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा यहां पर। कोई शानदार सी बुक नहीं है योगेश जी। सर एक रिक्वेस्ट है सर, हिंदी में प्रॉपर लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखा दिया करो गुरुदेव। भाई मेरे मैं बिल्कुल है ना, इंग्लिश में जो लिखता हूं ना, जो वर्ड है इनको इंग्लिश में हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे कि यहां लिखा है प्रोग्राम काउंटर, तो हिंदी में भी पता है इसे कैसे लिखा होगा, प्रोग्राम काउंटर। बट जो कथन होंगे, स्टेटमेंट होंगे, वो मैं पूरा उसमें हिंदी में बता दूंगा, और जो मेन वर्ड है जिनकी हिंदी आपको नहीं पता होगी वो मैं बताता जाऊंगा। जैसे अभी फंडामेंटल वर्ड लिखा था, मतलब आधारभूत होता है ना, इस तरीके से। लॉजिकल मतलब तार्किक होता है, इसका मतलब तो मैं बोलता जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा। और बताइए। नहीं सर मैं ये पूछ रही हूं सलोनी कि कॉम्बिनेशनल ऑफ फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर कहते हैं क्या? बिल्कुल, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही तो रजिस्टर बोलते हैं, यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। अच्छा जिनका व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं आया अभी आ जाएगा, मैं अभी कर दूंगा थोड़ी देर में, अभी बैठूंगा आधे घंटे में सबको रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो देखो फिर से सुनिए, है ना, डिजिटल कंप्यूटर का आधार और फंडामेंटल क्या है, बिट या बाइनरी। एक बिट को यानी 0 को भी 1 बिट बोलते हैं और 1 को भी 1 बिट बोलते हैं, और एक बिट को जो स्टोर करता है कंप्यूटर में वो फ्लिप फ्लॉप नाम का सर्किट होता है। ऐसे कई बार पता है डिवाइस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ये भी ध्यान रखना कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी डिवाइस है जो 1 बिट का डाटा स्टोर करती है, और आंसर होता है उसका फ्लिप फ्लॉप। समझ में आ रहा है, फ्लिप फ्लॉप, क्लियर है। अब देखो डिवाइस क्यों बोला भाई, क्योंकि देखो अगर मैं कहीं पर कोई सर्किट बनाता हूं ऐसे करके जिसमें होके करंट फ्लो करेगा, तो वो भी तो किसी ना किसी हार्डवेयर या डिवाइस के ऊपर ही होगा, यस और नो? यस। तो इसलिए कई बार फ्लिप फ्लॉप डिवाइस भी लिखा मिलता है या फ्लिप फ्लॉप सर्किट भी मिलता है, समझ में आ रहा है, यानी फ्लिप फ्लॉप परिपथ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लियर है। चलो, और अभी जैसे सलोनी जी ने पूछा कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही रजिस्टर बोलते हैं, यस। जैसे कई सारे सर्किट बने होंगे जो सिंगल बिट को डाटा स्टोर करते हैं,
एक एक बिट का डाटा स्टोर करने वाले जो सर्किट्स होंगे उनके फिर हमने कॉम्बिनेशन बनाए, तो पता चला क्या बना, एक रजिस्टर। और ऐसे कई सारे रजिस्टर का समूह या सेट ही आपका सीपीयू का थर्ड पार्ट एमयू कहलाता है। आई थिंक और आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब मत बोलना कोई कि अब समझ में नहीं आ रहा, क्या आप अच्छा नहीं पढ़ाते, या बोर कर रहे हो, या कुछ है। भैया जिन्हें नहीं पढ़ना उन्हें तो फिर बोर लगेगा ही, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो मैं रजिस्टर पढ़ाने वाला हूं आपको कि रजिस्टर क्या है और रजिस्टर हमारे कंप्यूटर में क्या रोल प्ले करते हैं, इनका साइज क्या होता है, सर्किट का कितना डाटा स्टोर करते हैं, इन सबको समझने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको जो हम यहां पर यूज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में राज जी बोल रहे हैं लग रहा है सर जैसे स्वर्ग में बैठकर पढ़ रहा हूं, मजा आ गया सर। देखिए मैं उन सारे कैंडिडेट्स को, उन सारे एस्पिरेंट्स की मैं ना इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं जो वाकई में सुनने और पढ़ने आए हैं, ठीक है ना। और जब वो कमेंट करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है उनको। और जो अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि 600 रुपए दे के मैंने ना सामने वाले पर्सन को खरीद लिया है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही करेंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई मेरे। आप 600 वापस ले लो अपने, ठीक है। बट भाई अगर करियर विल की जो टीम है टीचर्स की वो मेहनत कर रही है तो आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा, आपके साथ है वो। चलो एक्सेल वैक्सेल और जिनकी पीडीएफ वगैरह है सब टेलीग्राम पे मिलेंगी, वहां भी पड़ी हुई है काफी सारी, और भी डलवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं जो आगे रजिस्टर समझा रहा हूं वो समझ में आएगा। जैसे पहला पॉइंट 2⁻n, ये क्या होता है? देखो हमारे कंप्यूटर का जो बेस है, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का जो बेस है, अभी मैंने बोला था या आधार है, वो है बाइनरी, यानी 0 और 1। अब बाइनरी कहने का मतलब है तो, क्योंकि उसमें हमें दो ही चॉइसेस मिलती हैं। क्या मिलती हैं? दो चॉइस मिलती हैं, या तो हमें 0 मिलेगा या फिर हमें 1 मिलेगा। तो जब हमें दो चॉइस मिलेंगी तो चीजें भी तो दो ही दो में होंगी। क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा? जैसे कि अगर मैं डेसिमल की बात करूं, डेसिमल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो डेसिमल नंबर में हमें 10 चॉइस मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 10 चॉइसेस। और 10 चॉइस कहां से कहां तक होंगी? 0 से लेके 9 तक। तो हम क्या करते हैं, बेस भी हम क्या रखते हैं डेसिमल नंबर में? जैसे कि मान लो x कोई वैल्यू है, x कोई मान लो वैल्यू है, और हमने यहां पर बेस क्या रखा? 10। और पावर भी किसकी रखेंगे? 10 की। जैसे कोई भी नंबर ले लिया हमने, मान लो XYZ X, तो उसकी पावर भी क्या रहेगी? 10। समझ में आ रहा है? यानी जब डेसिमल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां सब चीज 10 में चलती है। और 10 क्यों चलेगी? क्योंकि वहां पर 10, समझ में आ रहा है, वहां पर 10 बेस है। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या है, वो बाइनरी पर डिपेंडेंट है, बाइनरी पर आधारित है, तो वहां पर सब कुछ 2 में चलेगा। यानी अच्छा यहां पर मैंने x की पावर 10 लिख दिया था, वो 10 की पावर लिखा जाएगा। यानी पावर किसकी चलेगी? 10 की पावर n में, और बेस क्या होगा? वो भी 10 होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, और मैथ्स में मान लो टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, और इसमें लिखा हुआ है कि एक आदमी इतनी दूरी तक चला, यानी 25 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, 25 किलोमीटर दूरी उसने तय की है, ऐसे कहीं लिखा हुआ है, तय की है, ठीक है। तो अगर आप वहां पर 25 के आगे ऐसे ब्रैकेट बनाकर और बेस में नीचे 10 लिख दें, तो दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट में होता है। मैथ्स के नंबर जो आप पढ़ रहे हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं, तो उनका बेस क्या होगा? 10।
अगर आप ऐसे हर जगह ब्रैकेट बना देंगे तो दुनिया की कोई ताकत उसे गलत नहीं कर सकती, बट वो आपसे बोलेगा इसे बनाने की जरूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि ये हमें पता है कि जब किसी नंबर का बेस नहीं बताया गया हो तो वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल बेस ही होता है। यानी ये जो 10 है ये क्या है, इसका बेस कहा जाता है। और पावर भी किसकी चलेगी, 10 की पावर ही चलती है। जैसे कि अगर आपको 1000 लिखना है तो 1000 कैसे आता है, 10 की पावर 3। यानी इसी फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर n में। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही कंप्यूटर में कितनी चॉइस मिलती है, 2 चॉइस। तो सब कुछ क्या होगा, 2 की फॉर्म में ही। तो इसका मतलब बेस भी क्या होगा, 2। जैसे कि मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है x, उसका बेस क्या होगा, 2। जैसे कि यहां पर 10। और पावर भी किसकी चलेगी, 2 की, जैसे कि 2 की पावर n। तो यहां पर हम समझेंगे 2 की पावर n को, यानी ये बाइनरी का जो पावर है वो किस में चलेगी, 2 की पावर n में। समझ में आ रहा है? अब ये पता होना चाहिए n कंप्यूटर में क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स को कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मेरे से कहा जाए कि किसी सिस्टम में 2 बिट्स हैं, क्या है, 2 बिट्स हैं, और उसे जब आप पावर में लिखोगे तो 2 की पावर 2 लिख दो, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 2। अगर आप बोलेंगे किसी कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट्स का कॉन्सेप्ट है, 4 बिट्स यूज की जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 लिख देंगे। अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में 8 बिट्स का यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8 लिख देंगे। इसका मतलब ये जो पावर n है वो नंबर ऑफ बिट्स को दर्शाती है। ये क्या दर्शाएगी, नंबर ऑफ बिट्स को। ये हमें याद रखना है। चलो, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसी से समझ में आएगा ये, क्योंकि यूज होने वाले हैं अभी आगे रजिस्टर पढ़ाने के टाइम पर। समझ में आ गया? एक चीज यहां पर यूज होगी, दैट इज वर्ड। अब आप बोलेंगे वर्ड का क्या मतलब है भाई, जैसे कि मैंने लिखा हेलो, तो ये सही है, ये तो एक इंग्लिश वर्ड है, नहीं क्या है, इंग्लिश वर्ड। बट कंप्यूटर के केस में वर्ड का मीन अलग है। वो कैसे है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल होती है, ऐसे बोलते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल होती है। हाँ सर जी, विन 3264 बिट्स का क्या मतलब है, मैं अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ये भी समझ में आ जाएगा आपको, इस वर्ड से ही समझ में आ जाएगा आपको क्या मतलब है। देखो, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल या फिर उसको बाइट एड्रेसेबल भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में भी इसको एड्रेसेबल ही लिखा जाता है, इसको हिंदी में अलग से नाम नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो, बाइट एड्रेसेबल कंप्यूटर की मेमोरी को हम हमेशा बाइट एड्रेसेबल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट्स। यानी आप एक ऐसा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जिसमें एक वर्ड 8 बिट्स का होगा, एक वर्ड 8 बिट्स का होगा। समझ में आ रहा है, एक वर्ड 8 बिट्स का होगा। अब वही वाली बात कि जो वर्ड एड्रेसेबल है या बाइट एड्रेसेबल है, तो इसमें वर्ड का क्या मीन है। अब बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर मैं समझाऊं तो ये समझ लो, जगह या स्पेस वर्ड को कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक मकान की मैं बात करता हूं, एक घर की बात करता हूं, और उस घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। अब कमरों का साइज क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरे को यह जानना है कि उस मकान के अंदर, उस कमरे के अंदर, उस रूम के अंदर, उस हाउस के अंदर कितने रूम्स हैं। तो आंसर इज 4। तो हम बोलेंगे कि वो 4 एड्रेसेबल है या उसमें 4 वर्ड है। समझ में आ रहा है? अब उस कमरे का साइज क्या है ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। उस कमरे के अंदर जो चीजें आ सकती हैं वो किन किन साइज की होंगी वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको हम वर्ड एड्रेसेबल बोलते हैं या बाइट एड्रेसेबल बोलते हैं। बाइट एड्रेसेबल हमेशा नहीं बोलेंगे क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो जगह है, मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो जगह है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के मेमोरी की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो जगह है वो हमेशा 8 बिट्स की नहीं हो सकती, वो आगे जाके 16 बिट्स की भी हो सकती है, 32 बिट्स की भी हो सकती है, 64 बिट्स की भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो अभी संजय जी ने जो क्वेश्चन पूछा है कि विन 32 है ना, या फिर 64 बिट्स का मतलब क्या होता है।
तो अगर लिखा हुआ है कि 32 बिट्स कंप्यूटर है या 64 बिट्स कंप्यूटर है, तो इसका मतलब कि कंप्यूटर में एक वर्ड 32 बिट्स का है या एक वर्ड 64 बिट्स का है। ये बात समझ में आ रही है नहीं? पहले तो इतनी बात बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं या इसको दोबारा रिपीट करूं। सत्यम जी, पहले सत्यम जी का कमेंट लेता हूं। सत्यम जी, आप जैसे बोल रहे हैं कि 8 बाइट, बाइट नहीं, देखो एक बाइट, पहले तो स्पेलिंग से ही लिखेंगे, एक बाइट, जिसको शॉर्ट में 1 कैपिटल बी भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है 8 बाइनरी बिट्स या फिर 8 बाइनरी बिट्स बोलेंगे। अब आपने वहां नंबर लिख दिया, नंबर की जगह डिजिट बोलेंगे। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कितनी बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो या तो बोलिए कि 8 बिट्स हैं, या बोलिए ये 8 डिजिट्स हैं बाइनरी की, उसी को क्या बोलते हैं? 1 बाइट। समझ में आया? चलो, राज बोले हैं रिपीट कर दो सर। अभी करूंगा। अभिषेक जी रिपीट कर दो, अभी करूंगा। वर्ड एड्रेसेबल समझ नहीं आया, देखो मैं फिर से समझाऊंगा इसे क्या मतलब है। देखो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रजिस्टर। और रजिस्टर भी क्या होती है? एक मेमोरी, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो मेमोरी हमारी कही जाती है कि वर्ड एड्रेसेबल होती है या बाइट एड्रेसेबल होती है हमारी मेमोरी। अब कई बार कुछ लोग यूज करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। बट जब बाइट एड्रेसेबल बोलेंगे तो इसका मतलब कि बाइट का मतलब 8 बिट्स, तो यानी कंप्यूटर के अंदर एक वर्ड 8 बिट्स का है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर कंप्यूटर एडवांस होते जा रहे हैं और एक वर्ड 16 बिट्स में, एक वर्ड 32 बिट्स में या एक वर्ड 64 बिट्स का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? देखो ये वर्ड जो है ये सारी मेमोरीज के लिए यूज होगा। कितने बिट का कंप्यूटर अच्छा होता है? रत्नेश जी आप ही बताओ कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं उतना ही बढ़िया होगा। नंबर इसीलिए तो बढ़ाए जाते हैं। अगर नाम चेंज हो रहा होता तो उससे तो समझ में नहीं आता कि भाई नाम कोई चेंज हो रहा है, उससे कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीज ज्यादा बढ़िया है। बट अगर कहीं नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो चीज बढ़िया होगी या नहीं? लैपटॉप शुरू हुआ 20,000 से, लैपटॉप उसके बाद 25,000 का, उसके बाद 35,000 का, 50,000 का, 1,00,000 का। अब बताओ कौन सा कंप्यूटर और लैपटॉप सही होगा? ऑब्वियस है 1,00,000 वाला ज्यादा बेटर होगा। हाँ सलोनी जी एक बार रिपीट करूंगा, समझा रहा हूं अभी। तो कंप्यूटर कितने बिट वाला अच्छा होता है? तो भैया जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे उतने बिट्स वाला अच्छा होगा। अच्छा होने से मतलब ये नहीं कि सुंदर लग रहा है, इसका मतलब फास्ट होगा, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फास्ट होगी, आउटपुट जल्दी मिलेगा। ये कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी है? यूनिस जी हम जो बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेमोरी तो कोई सी भी हो सकती है, ये रैम में भी जा सकता है, रजिस्टर में भी जा सकता है। वर्ड तो फिलहाल के लिए मेमोरी की मेमोरी वर्ड याद रखो आप। तब बिट्स की इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है भैया मेरे। अगर यहां पर बिट्स इंक्रीज हो रही हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे ये बताओ, एक घर था, है ना, उस घर के अंदर 4 कमरे हैं और 4 कमरे 10 बाई 10 के हैं, 10 बाई 10 के कमरे हैं। समझ में आ गया? बट आप जब दूसरे घर में गए उसमें भी 4 कमरे हैं, बट चारों के चारों कमरे 20 बाई 20 के कमरे हैं। तो बताओ, अगर आपसे बोला जाए चूज कर लो भैया इनमें से कौन सा घर लोगे, आपकी मर्जी है, एक ही रेट में दे दूंगा, आप बताओ। रेट तो मैंने चलो ऐसे ही बोल दिया है। मान लो बोला जाए कि आपकी चॉइस है, गिफ्ट दे रहा है कोई आपको, बोला है कि भाई एक घर में 4 कमरे हैं, दूसरे घर में भी 4 कमरे हैं, पर एक घर में एक कमरा 10 बाई 10 का है, एक दूसरे घर में एक कमरा 20 बाई 20 का है, कौन सा लोगे आप? आप बोलेंगे 20 बाई 20 वाला दे दो, क्योंकि उसमें ज्यादा डेटा आएगा, ज्यादा सामान आएगा। समझ? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ रही हैं, वर्ड का साइज बढ़ रहा है, उसमें ज्यादा डेटा आ जाएगा। सर आप किस बेस पर ये लिख रहे हो? मैं कोई बेस नहीं है,
ऐसे ही जो मन में आ रहा है वो लिख दे रहा हूं, ये लिख लो। 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं ये लिख रहा हूं, हाँ कुछ भी लिख दो राज भाई, ये तो मेरे को ये बताना था कि 8 बाइनरी बिट्स होती हैं बस। अब ये लिख दो, 8 के 8 1 लिख दो, 8 के 8 0 लिख दो, 8 के 8 0 1 के कॉम्बिनेशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, और कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे, बट 8 होने चाहिए। नवनीत जी आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आगे बताऊंगा कैसे काउंट करते हैं इनको। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये वर्ड एड्रेसेबल का मतलब समझ में आया। तो इसलिए मेमोरी जो बोली जाती है कंप्यूटर की, वो वर्ड एड्रेसेबल या बाइट एड्रेसेबल बोली जाती है, बट बाइट एड्रेसेबल हमेशा नहीं बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक जो वर्ड है वो 1 बाइट की जगह आगे भी हो सकता है 2 बाइट का। 2 बाइट का मतलब क्या हो गया? 16 बिट्स। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे आगे फिर 32 बिट, फिर 64 बिट्स हो जाते हैं। इसलिए हमेशा बाइट एड्रेसेबल नहीं बोलते, ऑलवेज नॉट, ऑलवेज नॉट। क्या बोलते हैं? हमारी कंप्यूटर की मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल होती है। और ये जो वर्ड शब्द है यहां पर या ये लिखा हुआ है, वो जगह बोलते हैं कंप्यूटर में। जगह का मतलब एक स्पेस को कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो मैं एग्जांपल लूंगा वो 4096 इंटू 16 मेमोरी का लूंगा। ये जो मैं रजिस्टर पढ़ाते समय आपको एग्जांपल बताऊंगा वो मेमोरी, ये जो मेमोरी है ये यहां पर रैम की बात करूंगा मैं, है ना। 4096 इंटू 16 अगर आप करोगे तो नंबर निकल के आएगा 65,536। ये 65,536 निकल के आएगा, है ना। आप इसे 1024 से डिवाइड कर दो तो ये कटेगा 16 बार। हाँ, तो यानी मैं जो बताऊंगा 16 MB की रैम होगी। उसको एग्जांपल में बहुत छोटी सी रैम लूंगा मैं, 1 GB 2 GB 8 GB तक की रैम आ रही है स्मार्टफोन्स में। पर जो मैं कल एग्जांपल में लूंगा रजिस्टर पढ़ाने के टाइम पर, वो हमारी 16 MB की रैम का होगा। इसको लेके चलेंगे। तो छोटा एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर बड़ा तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो। अनुज जी बोल रहे हैं सर यू आर द बेस्ट टीचर इन अवर कंट्री। भैया ऐसे नहीं, वो मेरे से भी बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़े होंगे इस पूरे देश में। 8 बिट से मोर नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है, वही तो बता रहा था 8 बिट। और समझाऊंगा कल आपको आके, ठीक है। जय श्री राम भैया। एक वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट मीन्स इसमें कितना डाटा स्पेस आ जाएगा वो बताऊंगा ना। संजय जी जैसे मान लो अगर बोल रहा है कि एक वर्ड है ना, और एक वर्ड कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का। जैसे मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कल जो एग्जांपल बताऊंगा वही समझाऊंगा कि ये जो है ना वर्ड का साइज होगा रैम के अंदर, वर्ड का साइज, वर्ड क्या जगह, समझ में आ गया। तो ये 4096 जो होता है वो 4 गुणा 1024 होगा या नहीं? यस। 4 क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10 यानी 2 की पावर 12। तो वर्ड का साइज होगा 12 बिट्स का, है ना। और ये जो 16 है ये एक वर्ड के अंदर आने वाला डेटा का साइज होगा। यानी कितनी बिट्स होंगी? 4 और 4 8, 4 और 4 8। यानी जो हमारा डाटा होगा एक वर्ड के अंदर वो 16 बिट्स का होगा, और जो वर्ड है वो 12 बिट्स का होगा। समझ में आ गया? ललित जी फोन में अगर बफरिंग हो रही थी तो एक बार दोबारा से रिपीट मतलब वीडियो देख लेना बैक करके, समझ में आ जाएगा। ठीक है। हिमांशु जी बोले थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया। लव यू सर, लव यू हिमांशु भाई, लव यू टू। वरुण जी 15 नंबर का आएगा। आप मेरी पूरी वीडियोस को पूरे शुरू से एंड तक देख लेना, 15 में से 15 नंबर आएंगे आपको। और बताओ। तो चलो आज की सभा को यहीं समाप्त करता हूं, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज ये जो मैंने आज आपको एक लेसन दिया समझाया, इसे दोबारा मत बोलने देना मेरे को, ठीक है। मैं हाइपर नहीं होता कभी क्लास में, बट जब अननेसेसरी कमेंट करते हो तो मुझे ये समझ लो मैं बहुत टाइम से इसमें करियर में जुड़ा हुआ हूं, पढ़ा रहा हूं। आज पहली बार मैंने ऐसा बोला कुछ बच्चों को, ठीक है। तो ऐसे कमेंट ना कीजिए और मुझे मत समझाइए कैसे पढ़ा मैं
अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, समझा आपको दूंगा अच्छे से, आपके पेपर में क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके, समझ में आ रहा है? तो कल एग्जैक्ट 9:30 बजे मिलेंगे और हम आगे पूरे के पूरे रजिस्टर को समझ लेंगे, गेट्स को समझ लेंगे, फ्लिप फ्लॉप को समझ लेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी एट करियर प्लेटफॉर्म। जुड़े रहिए मेरे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। कल मिलते हैं 9:30 बजे। बाकी मैंने मैनेजमेंट टीम से बात की है, अगर ये 8 से 9:30 हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये टाइम आपके सोने का और खाने खाने का होता है, इसको हम करवा लेंगे, है ना? तो बात कर लेंगे। तो द गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।